हमको करना है नेक्स्ट पॉइंट जो 2.3 अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। इससे पहले हमने हिस्ट्री चैप्टर 1 का 2.2 तक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और चैप्टर का नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अ कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 और ये होगा वीडियो नंबर 5। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन के हारने के बाद 1850 में जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी उसके मन में उनकी कंजर्वेटिज्म की भावना जागी। अब हम देखेंगे कि कंजर्वेटिज्म होता क्या है। अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। तो कंजर्वेटिज्म एक पॉलिटिकल सोच है और ऐसी सोच है जो कि किस पे फोकस करती है, ट्रेडिशन पे, इंस्टीट्यूशन पे और कस्टम्स पे। और इन कस्टम्स, ट्रेडिशन और इंस्टीट्यूशन को वो अपनी अहमियत देती है। और अहमियत क्यों देती है? फॉर द डेवलपमेंट टू द क्विक चेंज। तो बेसिकली हम कह सकते हैं जितने भी पुराने कस्टम्स हैं या फिर तौर तरीके हैं उनको वो कंजर्व रखना चाहते हैं और इसी को कंजर्वेटिज्म बोला जाता है। Conservatism believe that established tradition institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and family should be preserved। और जो कंजर्वेटिव्स थे वो किस में बिलीव करते थे कि जो भी मोनार्की है, चर्च है, सोशल हायरार्की है, सोसाइटी के जो एलिमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी है, फैमिली है, ट्रेडिशन है, कस्टम्स हैं, उनको प्रिजर्व्ड होना चाहिए। Most conservative, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. Rather, they realized from the changes initiated by Napoleon, the modernization could, in fact, strengthen the tradition institution like monarchy. It could make state power more effective and strong, and a modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, and the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchy of Europe। बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जितने भी मॉडर्न मोस्ट ऑफ द कंजर्वेटिव, जितने भी कंजर्वेटिव थिंकिंग के लोग थे या फिर इस थिंकिंग को मानने वाले लोग थे, वो फिर से रिवोल्यूशनरी जो सोसाइटी थी उसमें वापस नहीं जाना चाहते थे। लेकिन वो ये भी मानते थे कि नेपोलियन के द्वारा जो चेंजेस किए गए या फिर चेंजेस के जो इनिशिएटिव लिए गए हैं मॉडर्नाइजेशन के, वो उनके जो भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनल है, कस्टम्स हैं या फिर ट्रेडिशन है, उनको वो स्ट्रेंथन यानी कि और मजबूत ही बनाएंगे। और ये जो नेपोलियन द्वारा चेंजेस किए गए, इट कुड मेक अ स्टेट पावर मोर इफ़ेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। इसको ये जो चेंजेस हैं वो स्टेट पावर को मोर इफ़ेक्टिव, ज़्यादा इफ़ेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। एक मॉडर्न आर्मी प्रोवाइड करा सकते हैं, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी प्रोवाइड करा सकते हैं, डायनामिक इकोनॉमी एंड फ्यूडलिज्म और सर्फडम को ख़त्म कर सकते हैं। कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ यूरोप, और जो यूरोप की ऑटोक्रेटिक मोनार्की है उसको ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। In 1815, representatives of यूरोपियन पावर, ब्रिटेन, रशिया, प्रसा एंड ऑस्ट्रिया, प्रसा का मतलब यहाँ पे जर्मनी से है जब जर्मनी क्रिएट नहीं हुई थी, तो ये सारे जितने भी पावर्स थे, मेजर पावर जिन्होंने हेल्प की थी नेपोलियन को हराने में, तो या फिर प्रशा हम कह सकते हैं कि जो जर्मनी तब क्रिएटेड नहीं था, जिसके 39 स्टेट हम जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं 39 स्टेट्स थे, तो प्रशा उनमें से एक था या फिर बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा था उसका। Who had collectively defeated Napoleon met at Vienna to draw up the settlement फॉर यूरोप, और जिन्होंने एक साथ मिलके नेपोलियन को हराया था और वो वियना में मिले। किस लिए मिले? और इसलिए वो मिले ताकि वो यूरोप के लिए सेटलमेंट कर सके। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिच, और ये जो पूरी मीटिंग थी वो किसके द्वारा होस्ट की गई थी? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिच के द्वारा। और जितने भी डेलीगेट्स आए हुए थे, लाइक गिवन इन द डेलीगेट्स ड्रू अप
ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815, सारे डेलीगेट्स ने मिलकर ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में बनाया विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑन अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियन वॉर्स। मीन्स कि ये जो ट्रीटी बनाई गई थी, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि नेपोलियन के द्वारा जो या फिर नेपोलियन के टाइम पीरियड में जो भी चेंजेस किए गए थे गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेटिव में, उन सारे चेंजेस को ख़त्म करना। तो द बर्बन डायनेस्टी विच हैज़ बिन डिस्पोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 की हुई थी, इसमें जो बर्बन डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया गया था, उनको फिर से रिस्टोर कर दिया गया, उनकी पावर को रिस्टोर कर दिया गया, उनको फिर से बैठा दिया गया। और फ्रांस ने जितना भी एरिया कवर कर लिया था अंडर नेपोलियन, वो उन सब एरिया को फिर से रीस्टोर कर लिया गया था। इसके बाद द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूडेड द बेल्जियम, जो किंगडम था नीदरलैंड का, उसके अंदर आता था बेल्जियम, वो सेटअप इन द नॉर्थ, और इसको नॉर्थ में सेटअप कर दिया गया। जेनोवा एड एज अ पीडमोंट ऑफ द साउथ, और जेनोवा को साउथ में एडजस्ट कर दिया गया। पर्सा वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज एट इट्स ओन वेस्टर्न फ्रंटियर, और पर्सा को वेस्टर्न फ्रंटियर पे बना दिया गया। वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल नॉर्दर्न इटली, और जो ऑस्ट्रिया का कंट्रोल था उसको नॉर्दर्न इटली में रखा गया। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैड बीन सेटल्ड बाय नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच, और जो जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया गया 39 स्टेट्स का नेपोलियन के द्वारा, उसको अनटच रहने दिए गए, उसमें कोई डिस्टर्बेंस या चेंजेस नहीं किए गए। इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन अ पार्ट ऑफ पोलैंड, वाइल पर्सा वॉज गिवन टू पार्टीशन ऑफ सेक्सोनी। तो जो रशिया था वो उसको पोलैंड और पर्शिया को पर्शिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सेक्सोनी, और सेक्सोनी को दे दिया। और द मेन इंटेंशन वॉज रिस्टोर टू मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन। और इतने सारे चेंजेस करने का मेन मोटिव क्या था? मोटिव ये था कि जो मोनार्की सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया था, उनको उनकी पावर को रीस्टोर करना एंड क्रिएट न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और यूरोप में एक नया कंजर्वेटिव पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट करना। कंजर्वेटिव राइम इज सेटअप इन 1850 वर ऑटोक्रेटिक, और जो कंजर्वेटिव राइम था वो ऑटोक्रेटिक था, और जो सेटअप किया गया था 1850 में। दे डिड नॉट टॉलरेट सिज्म एंड डिसेंट एंड साउट टू curb activities that question the legitimacy of autocracy government। और वो जो कंजर्वेटिव राइम था वो ऑटोक्रेटिक था, और लेकिन वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता था कि कोई भी उनकी एक्टिविटी या फिर जो पैटर्न है गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं, उनमें कोई भी क्वेश्चनिंग करे या फिर उसका क्रिटिसिज्म करे। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड द सेंसरशिप लॉ टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, और बहुत सा और उसमें यानी कि ज़्यादातर जो कंजर्वेटिव थे इन्होंने सेंसरशिप लॉ लागू कर दिया ताकि न्यूज़पेपर्स को कंट्रोल किया जा सके। बुक्स, प्ले एंड सॉन्ग रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, और जो भी बुक, प्ले और सॉन्ग रिफ्लेक्ट करते थे आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम को, इनको कंट्रोल किया जा सके। तो हम देखेंगे एक डायग्राम दिया गया है, एक पिक्चर दी गई है जिसमें एक क्लब कह सकते हैं, उसमें लोग बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स एंड लॉ लिखे गए हैं जिसके अकॉर्डिंग कि ये लोग फ्रीली अपने आइडियाज़ और थिंकिंग को, आइडियाज़ को एक्सचेंज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते। इन जो भी लॉ और गिवन रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही इनको बोलना होता है। द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लेस कंटिन्यू टू इंस्पायर द लिबरल्स, जो मेमोरी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की वो किसको इंस्पायर करती थी? जो लिबरल्स थे। वन ऑफ द मेजर इशू टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, और जितने भी न्यू लिबरल नेशनलिस्ट हुए उन्होंने जो कंजर्वेटिव ऑर्डर था या फिर कंजर्वेटिव थॉट्स था या फिर ऐसी सोसाइटी थी जो कि नेपोलियन के बाद क्रिएट की गई थी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में, उन्होंने क्वेश्चन, जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उन्होंने ऐसी गवर्नमेंट पे क्वेश्चन उठाया। और बेसिकली जो पहला क्वेश्चन था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, वो फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में था, क्योंकि इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस बिल्कुल नहीं दी गई थी। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा 2.4 दैट इज़ द रेवोल्यूशनरीज।
ड्यूरिंग ईयर फॉलोइंग 1850 द फियर ऑफ रिप्रेशन, और 1815 के ईयर्स के दौरान जो रिप्रेशन का डर था, जो मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड, उसकी वजह से बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट जो थे वो अंडरग्राउंड हो गया. सीक्रेट सोसाइटीज स्पांग अप मेनी यूरोपियन स्टेट टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़. तो जो रिवोल्यूशनरीज़ थे उन्होंने एक सीक्रेट बहुत सारी यूरोप में सीक्रेट सोसाइटीज़ क्रिएट कर ली, ताकि वो धीरे धीरे चुपके चुपके अपने जो आइडियाज़ हैं रिवोल्यूशनरीज़ के, वो अपने आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकते हैं. टू बी रिवोल्यूशनरी एट दिस टाइम meant to commitment to oppose the monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and fight for liberty and freedom. तो जो रिवोल्यूशनरीज़ थे उनका बेसिकली एक कमिटमेंट होता था जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उनको अपोज करना, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी वियना कांग्रेस के बाद, और फाइट फॉर द लिबर्टी एंड फ्रीडम. और उनका मेन ऑब्जेक्टिव या एम क्या था? लिबर्टी और फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए फ़ाइट करना. Most of these revolutionaries also saw in the creation of nation state as a necessary part of the struggle of freedom for the freedom. और जो बहुत सारे ऐसे revolutionaries इसमें निकले जिनका बहुत ही important रोल रहा नेशन स्टेट के क्रिएशन में, और उनका जो पार्ट था, जो उन्होंने रोल प्ले किया था, वो स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम था. उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था फ्रीडम दिलाने के लिए. ऑन सच इंडिविजुअल वॉज इटालियन रिवोल्यूशनरी गुस्सीपी मेज़िनी, बॉर्न इन जेनोवा इन 1807. और एक ऐसे ही एक इटालियन रिवोल्यूशनरी थे जिनके बारे में ये स्टोरी दी गई थी, जिनका जन्म 1807 जेनोवा में हुआ था. हैज़ बिकम द मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी, और जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी बनी, उसके एक मेंबर बन गए. एज अ यंग मैन 24 ही वॉज सेंट इन टू द एग्जाइल in 1831 for attempting a revolution in Liguria. तो ये जो 24 इयर्स का यंग मैन था, इसको बेसिकली एग्ज़ाइल कर दिया गया. और एग्ज़ाइल का मतलब ये होता है बेसिकली ज़बरदस्ती किसी को अपनी कंट्री से ही निकाल देना. तो इसको 24 ईयर की उम्र में ही अपनी कंट्री से इसको निकाल दिया गया. क्यों निकाल दिया? क्योंकि 1831 में इसने लिगेरिया में एक रिवोल्यूशन करने की कोशिश करी. ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटी, जिसने धीरे धीरे 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी को इमर्ज किया था, या फिर उनको फर्स्ट यंग इटली इन मार्शल्स, और जिनका पहली सोसाइटी का नाम था यंग इटली इन मार्शल्स, एंड देन द यंग यूरोप इन बर्निंग, और दूसरे का नाम था यंग यूरोप इन बर्निंग. हुज मेंबर वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट. और जिसके मेंबर्स कौन थे? जो यंग मैन होते थे पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी स्टेट के. The Mazzini believed that God had intended a nations to be the natural units of mankind. और उसका ये बिलीव था कि जो स्टेट है, जो नेशन है, वो क्या होने चाहिए? एक नेचुरल यूनिट होना चाहिए मैनकाइंड का. So the Italy could not continue to be the patchwork of the small state and kingdom. इसलिए इटली जो है वो पैचेस में नहीं हुई, पैचेस ऑफ स्मॉल स्टेट ऑफ किंगडम नहीं बनी. इट हैड टू बी forged into the single unified republic within the wider alliance of nation. और ये एक बहुत ही बड़े एरिया का रिपब्लिक नेशन बना विद द अलायंस ऑफ नेशन. और इसके सभी जो पार्ट्स थे इनमें एक अलायंस या यूनिटी की भावना जागी, या फिर एक यूनिटी से उन्होंने एक यूनिफाइड रिपब्लिक का निर्माण किया. दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी. और ये जो यूनिफिकेशन थी वो किस पे बेसिस थी? इटालियन लिबर्टी पे. फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटी वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड पोलैंड. और अपना जो भी आइडियोलॉजी था मिनीजी का, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करके ऐसी बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ को इस्टेब्लिश कर दिया. कहाँ पे किया? जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड पोलैंड. मिनीजी relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republic frightened the conservatives. Metternich described him as the most dangerous enemy of our social order. तो मैजनी का जो ओपोजिशन था मोनार्की को लेके, और उसका जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का विज़न था, उसने क्या किया? जो कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ के लोग थे, या फिर कंजर्वेटिव
आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग थे, इनमें बहुत ही ज़्यादा डर की भावना पैदा कर दी। इसलिए मेटरनिच ने इसको मेनिजी को क्या डिस्क्राइब किया, टू द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। और ये मेटरनिच कौन था? ये ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे, जिनके अंडर में जो वियना सोसाइटी थी, ट्रीटी थी, उसको क्रिएट किया गया था। उन्होंने इसको क्या कहा, जो सोशल ऑर्डर का सबसे बड़ा दुश्मन, किसको कहा? मेनिजी को। The next topic will be the age of revolution in 1830 and 1848, which we will cover in our next video.